ही न्यूज़ अगर हम देखें, उसमें ये बोला गया है कि 30 ट्रिलियन क्या इंडिया टच कर पाएगा बाय 2047। तो इन डाटा के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे और लास्ट में एक आपको मॉडल क्वेश्चन भी दिया जाएगा, वो आपको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन क्या है कि इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है 2022 का अगर डाटा देखें तो, यूके को पीछे छोड़ते हुए। अब आगे कौन है उसमें? यूएस, देन आपका चाइना, जापान और आपका जर्मनी। अब प्रोजेक्टेड ये किया जा रहा है कि 2027-28 के अगर जिस अकॉर्डिंग जिस पेस पे इंडियन इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग जो बनती जा रही है, 2027-28 में ये जापान और जर्मनी को भी ओवर पास कर देगा, मतलब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा इंडिया। ठीक है, अब वर्ल्ड बैंक भी यही बोल रहा है, आईएमएफ भी अपनी रिपोर्ट में यही बोल रहा है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया की। अब फोकस क्या किया जा रहा है कि इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री में डिफरेंस क्या होता है। मेन दो पॉइंट याद रखने हैं आपको कि सबसे पहली चीज़, डेवलप कंट्रीज जो होती है इंडस्ट्रियलाइज्ड होती हैं, नंबर वन, और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हाई होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है, जबकि ये एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ एग्रेरियन होती हैं। हमने देखा हमारा जब देश आज़ाद हुआ था एग्रेरियन इकोनॉमी थी, जैसे जैसे सर्विस सेक्टर में इंप्रूव होते रहे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंप्रूव हुए, और आपने देखा कि 1991 के क्राइसिस के बाद ही हमने अपनी जो इकोनॉमी है उसको ओपन किया बाय एलपीजी रिफॉर्म्स। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ आपने देखेंगे तो एग्रेरियन होती हैं, मतलब कुछ ही इंडस्ट्रियलाइज होती हैं, और उनका क्या मेन होता है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो लो होता है, और वेरी वीक इकोनॉमी होती है, और नॉन एग्जिस्टेंट ग्रोथ होती है। तो ये है आपका डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बारे में डिफरेंस। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको दो तीन पॉइंट ही लिखने हैं बस। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? बिकम डेवलप्ड नेशन बाय 2047। तो इसमें एग्जाम्पल देखेंगे, ताइवान का एग्जाम्पल देखेंगे, साउथ कोरिया का एग्जाम्पल देखेंगे, जापान का एग्जाम्पल देखेंगे, एक स्टडी करेंगे कि क्या इंस्पिरेशंस लिए जाएं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ट्रेजेक्ट्रीज के लिए, कि जापान ने कौन सा मॉडल अपनाया, साउथ कोरिया ने कौन सा मॉडल अपनाया, और ताइवान ने अपना कौन सा मॉडल अपनाया। एट द एंड क्या है फोकस? इकोनॉमिक ग्रोथ। वो कैसे इन्होंने अचीव किया, ये मॉडल्स हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपका मॉडल है आपका जापान का ग्रोथ स्टोरी। अब देखेंगे आप, वर्ल्ड वॉर 2 में दो न्यूक्लियर अटैक होते हैं, मतलब एक तरह से ज़ीरो पे चला जाता है जापान। तो जापान क्या करता है? अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन करता है, इकोनॉमी को रिवाइव करता है, रिकवरी करता है। किस तरीके से? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ। सोसाइटल कमिटमेंट यानी कलेक्टिव सोसाइटल एफर्ट्स लगाएंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो अर्ली 20 सेंचुरीज में देखेंगे, इनिशियल फेज में देखेंगे, इंडिया जो जापान की ग्रोथ है वो एक सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया था 1968 के टाइम में, और 1980s में जापान जो है 10% कंट्रीब्यूट कर रहा था वर्ल्ड में। मेन क्या किया? स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़ लेके आए, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस लेके आए। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रिकंस्ट्रक्शन के लिए यूएसए मार्शल प्लान लाया गया, जिसमें सपोर्ट किया गया जापान को। तो इससे क्या करेंगे? इन्होंने रैपिड रिकवरी की। तो 1950-60s में क्या किया? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन की, फोकस किया हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग, ताकि एक्सपोर्ट मैक्सिमम हो सके, मैक्सिमम डिमांड आ सके बाहर की कंट्रीज़ से। ठीक है, अब मेजर कंपनीज़ की बात की जाए तो इमरजेंस में क्या था? टोयोटा, आपने सुना ही होगा नाम, सोनी, होंडा, ये सारा मेजर कंपनीज़ हैं जिन्होंने मेन फोकस किस पे किया? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। और एक्सपोर्ट क्यों हो रहे हैं? आपने इंडिया में देखा होगा, टोयोटा का नाम क्यों है, सोनी का नाम क्यों है, होंडा का नाम क्यों है? रीज़न क्या है? ऑन हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग, ताकि डिमांड बढ़े मार्केट में, पूरे वर्ल्ड की मार्केट में।
देन इन्होंने क्या किया, एजुकेशन और R&D पे काम किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम किया। एजुकेशन के साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम किया ताकि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो सके, टाइम के साथ डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो इसमें क्या किया, स्किल्ड वर्कफोर्स पे फोकस किया। एम्प्लॉयमेंट है, आपने देखा ना, हमने एक लास्ट क्वेश्चन भी किया था कि स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट हमारी बहुत कम है इंडिया की। तो जापान के ग्रोथ मॉडल क्या है, स्किल्ड लेबर फोर्स पे काम किया, एजुकेशन पे काम किया, R&D पे काम किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स बना सके, डेवलप कर सके। 1970-80s में क्या किया, मैंने आपको बताया 10% कंट्रीब्यूट करा था। तो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हुआ थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो रैपिड GDP ग्रोथ हुई इनकी। तो मेन मेन दो तीन पॉइंट हैं, क्या क्या, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फोकस किया, एजुकेशन पे फोकस किया, R&D पे फोकस किया, स्किल्ड वर्कफोर्स पे फोकस किया, एंड आपका मैंने यहाँ कराया ही था टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, सोसाइटल कमिटमेंट्स की, सोसाइटी के एफर्ट टुवर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये इनके पॉइंट्स थे। अब GDP पर कैपिटा मैंने बताया था आपका 10 फोल्ड 1950-80s के अगर देखें तो 10 फोल्ड इंक्रीज हुआ। निकी 2000 आपका 225 इंडेक्स, जैसे आपका निफ्टी है, सेंसेक्स है, सेम इनका है निकी 225, इसने 65 टाइम्स जापान की ग्रोथ को, फेज़ को अप्रोक्सीमेटली इम्प्रूव किया। तो ये था आपका जापान का इकोनॉमिक माइलस्टोन्स। अब साउथ कोरिया की ग्रोथ स्टोरी क्या है, सिमिलर है सबकी ग्रोथ स्टोरी। अगर आप देखेंगे ताइवान की, साउथ कोरिया की, जापान की, सबकी ग्रोथ स्टोरी लगभग सिमिलर दिखेगी। मेन फोकस क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनोवेशंस। ठीक है, पोस्ट कोरियन वॉर के बाद इन्होंने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म के फोकस किया। जबकि हमने देखेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म कब किया, हमने अपनी अपनी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, हमने ओपन इकोनॉमी कब बनाया, 1991 के क्राइसिस के बाद। LPG रिफॉर्म तो तभी आए ना, इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तभी ले आए थे। 5 ईयर प्लान पे फोकस किया, जिसमें इम्प्लीमेंट किया गया किन के अंडर में, पार्क चुंग ही के अंडर में। 1960-70s में प्रायोरिटाइज किया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ पर। रोल क्या रहेगा, चेबोल्स का रोल्स क्या रहेगा। अब चेबोल्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए आपको। बेसिकली ये होते हैं ग्रुप ऑफ फाउंडर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, जो कि ओन करते हैं, कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं। सेम फैमिली डायनेस्टी चलती आएगी इनकी। ठीक है, इनके एंसेस्टर्स हैं, देन अभी न्यू जनरेशन इनको लेती रहेंगी। तो ये चेबोल्स क्या है, मेन मेन कंपनीज़ कौन कौन सी, जैसे सैमसंग, हुंडई, LG। तो मेजर कंपनीज ड्रिवन बाय दीज चेबोल्स। डाइवर्सिफिकेशन किया एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यहाँ भी आ गया ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और डाइवर्सिफिकेशन किया। एडवांस टेक्नोलॉजी ग्रोथ, हाई टेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। तो 1960s और 90s में GDP पर कैपिटा इंप्रूव किया 50 फोल्ड में। और कॉस्पी इंडेक्स वही जैसे अपना निफ्टी इंडेक्स है, वो 7 फोल्ड, मतलब 7 साल में 7 गुना बढ़ा, 1983 से 1990 तक। तो ये था आपका साउथ कोरिया इकोनॉमिक मॉडल। देन आ जाता है आपका ताइवान का। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, इकोनॉमी रिस्ट्रक्चरिंग के लिए लैंड रिफॉर्म लेके आए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लेके आया गया, एजुकेशन लेके आया गया। अल्टीमेट गोल वही है, लैंड रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और आपका एजुकेशन। 1950-60s में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया और मेन फोकस किस पे किया गया, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्कीम्स पे। इन टेक्सटाइल हो गया आपका। शिफ्ट किया गया टू द हाई टेक इंडस्ट्रीज में, इस्टेब्लिश किया गया कौन सा, सिंगचू साइंस पार्क इन 1980 में। तो GDP फोल्ड इनका 1960-90 में 50 फोल्ड इंक्रीज हुआ। और इसी का ताइक्स इंडेक्स है जो, वो इंक्रीज हुआ 45 फोल्ड। तो लेसन क्या मिला इनको, प्रोग्रेसिव एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, प्रोसेस गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी, मतलब हाई टेक टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा थ्रो परफॉर्मेंस बेस्ड इनिशिएटिव्स। जैसे रिसेंट इनिशिएटिव फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग, अपना प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो इंडियन गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट किया है, 2020 में स्कीम लॉन्च की थी। इसमें क्या किया था, इंसेंटिवाइज किया था किन को, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को। इससे क्या रहेगा, इंपोर्ट कम होंगे और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ेगी। इससे क्या होगा, जॉब क्रिएशन, जॉब बढ़ेंगी, सप्लाई चेन बढ़ेगी। तो स्टार्टिंग में इंडिया ने क्या किया, मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया 2020 में, जैसे सेल्फ सफिशिएंसी बनाने के लिए इनिशियली
3 पे फोकस किया, कौन कौन सी? मोबाइल फर्स्ट वन, सेकंड है इलेक्ट्रिकल, एंड द थर्ड वन इज़ योर मेडिकल डिवाइसेस। ये इन पे हम ज़्यादा फोकस किन पे कर रहे थे? पहले स्टार्टिंग में उन चीज़ों पे फोकस किया गया जिनका हम मैक्सिमम इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको रोका जाए ताकि हम मैक्सिमम सेल्फ सफिशिएंसी जॉब क्रिएशन कर सकें, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर सकें। तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किसका हो रहा था? मोबाइल्स का हो रहा था। देखा होगा आपने, इंडिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल का इंपोर्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपका एप्पल हो जाए, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स का हो रहा है, मेडिकल डिवाइसेस का हो रहा है। बट यही स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया 14 मोर में। ठीक है, इनिशियली 3 था, 14 मोर प्रोडक्ट्स में कर दिया गया, जिसमें इसमें आपकी डोमेस्टिक कंपनीज भी आ जाएंगी और आपकी फॉरेन कंपनीज भी आ जाएंगी। ठीक है, अब इंसेंटिव कैसे मिलेगा? ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीमेंटल सेल, सेल के ऊपर फोकस होगा, इंक्रीमेंटल सेल देखी जाएगी, उस पे आपको इंसेंटिव मिलेगा, उसमें आपकी सब्सिडीज़ मिलेगी। अब इशू क्या आ रहा है पीएलआई स्कीम में कि जो सब्सिडीज़ मिल रही है वो किस पे मिलेगी? फिनिश्ड, फॉर एग्जांपल फ़ोन ले लेते हैं कि आपने फिनिश्ड प्रोडक्ट बना दिया है, अब इस पे आपको इंसेंटिव मिलेगा, इस पे आपको सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, तो जो वैल्यू एडिड जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्क्रीन बन रही हैं, फॉर एग्जांपल बैटरीज बन रही हैं, ठीक है, मदरबोर्ड बन रहे हैं, डिस्प्ले बन रही हैं, कैमरा बन रहा है, तो इन पे तो नहीं मिल रहा है क्योंकि ये वैल्यू एडिशन वाले प्रोडक्ट्स हैं। मेन किस पे मिल रहा है? फिनिश्ड प्रोडक्ट पे। तो इनका क्या करेंगे हम? इम्पोर्ट। एट द एंड हो ही क्या रहा है? इम्पोर्ट। ये तो असेंबल हो रहे हैं ना, बस स्टिल हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो वैल्यू एडिड आइटम्स पे नहीं मिल रहा है, ये इशू है यहाँ पे, इन पे सब्सिडीज़ नहीं मिल रही है। तो पीएलआई स्कीम को इम्प्रूव किया जा सकता है अक्रॉस मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में, तो सस्टेनेबल सक्सेस मिल सकती है, पॉलिसी कंटिन्यूटी रहे, मतलब लगभग एट लीस्ट 10 साल तक, डिकेडल के लिए क्रूशियल है ये, मेंटेनिंग कंसिस्टेंट पॉलिसी रहे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि हम इंपोर्ट पे कम फोकस करें, एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस करें, टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस की जाए, इनोवेशंस पे, आर एंड डी पे फोकस किया जाए, और एम्प्लॉयमेंट में लेबर को स्किल्ड लेबर बनाया जाए। तो डेवलपिंग द कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज़ बनाया जाए ताकि फोकस किया जाए डेवलपिंग इंडस्ट्रीज़ में दैट कैन कम्पीट ग्लोबली। तो ये इंश्योर करना पड़ेगा सस्टेनेबल सक्सेस पे। अब इक्विटी मार्केट में हमने अभी डिस्कस किया था कि ये आपका 65, जापान का जो आपने देखेंगे 65% इम्प्रूव हुआ, 65 और आपका साउथ कोरिया का 10 और ताइवान का 45। तो इम्प्लीकेशन क्या है? इंडियन इक्विटी मार्केट जो है सस्टेनेबल रिवॉर्ड्स ले सकती है एज कंट्रीज ट्रांजिशन टू द डेवलप्ड नेशंस के अकॉर्डिंग। तो ये रहेगा आपका इक्विटी मार्केट। तो इंडिया कैन ड्रॉ ए वैल्यूएबल लेसन्स फ्रॉम द जापान, साउथ कोरिया, ताइवान। ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, केस स्टडीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। विज़न क्या है? बिकमिंग डेवलप नेशन बाय द 2047। और आज की भी न्यूज़ क्या है? 30 ट्रिलियन टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने 2047 तक, 2047 तक। तो एक्शन में क्या करना पड़ेगा? रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंप्रूव करना पड़ेगा और कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज़ बनानी पड़ेगी, R&D पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक रहेंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, अगर क्वेश्चन आता है तो। मॉडल क्वेश्चन को अगर देख लेते हैं, इवेलुएट करना है इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिसी कंटिन्यूटी इन अचीविंग द सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ विद रेफरेंस टू द एक्सपीरियंस ऑफ द जापान, साउथ कोरिया एंड ताइवान। अगर ये नहीं भी गिवन हो तो आप भी ये केस स्टडी में यूज़ कर सकते हैं। तो व्हाट मेजर्स शुड इंडिया टेक टू एंश्योर पॉलिसी कंटिन्यूटी इन इट्स इकोनॉमिक प्लानिंग। अब आप 1991 से अपना स्टार्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में शो कर सकते हैं कि एलपीजी रिफॉर्म के बाद इंडियन इकोनॉमी कैसे एकदम मार्केट में पंप आया, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। तो आंसर में आपको क्या बताना है? सबसे पहले इंपॉर्टेंस बतानी है पॉलिसी कंटिन्यूटी की, जैसे जापान, साउथ कोरिया, ताइवान की एग्जांपल बताने हैं। सो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ लेके आनी पड़ेगी, वही सक्सेसफुल प्लान है, इनके एग्जांपल दे के बताएंगे आप। तो मेजर्स बताने पड़ेंगे कि स्टेबल इकोनॉमी पॉलिसीज़ लेके आनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म प्लान्स लेके आने पड़ेंगे, ताकि की इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज लेके आनी पड़ेगी, R&D पे काम करना पड़ेगा, इनोवेशंस हो गए आपके, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, सब्सिडीज़ देनी पड़ेंगी ताकि हम इंपोर्ट पे फोकस कम करें, एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस करें। तो इसके लिए आपको सब्सिडीज़ देनी पड़ेगी। तो देन
एम्प्लॉयमेंट, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया है और इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हैं। तो 2-3 मॉडल आपको बता दिए हैं, व्हाट इंडिया नीड्स टू बिकम ए डेवलप्ड कंट्री बाय 2047। अब आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।